तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज जारी रखेंगे कल का किस्सा। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने इंटरेस्ट से ये पहला पार्ट दाऊद की सीरीज का सुना, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आने वाले दिनों में ये सीरीज और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। कुछ बातें मैं शायद भूल जाता हूँ, इतने साल पुरानी बात 88 की, 12 साल वो और 24 ये 36 ईयर्स पहले की बातें कर रहा हूँ मैं। बहुत लंबा समय होता है। खैर, समय जाया नहीं करते। होटल में, दुबई के उस होटल में पहुंचने के 10 मिनट के बाद मुझे फ़ोन आता है। जब मैं वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए 18-19 घंटे मैं लंदन से चला था पहले, और उसके बाद बर्मिंघम से लंदन आने का सफ़र बाई रोड, उसके बाद फ्लाइट का इंतज़ार, उसके बाद आना करना, आदमी थक जाता है। भले अंगेजती पर थकावट हो जाती है, जिसको फटीग कहते हैं। तो फ्रेश होने होते होते वो फ़ोन आया और मैंने सुना, आवाज़ आई, हेलो। मैंने कहा हाँ जी। मुझे लगा शायद होटल से किसी एम्प्लॉई का फ़ोन होगा कि आप अभी अभी आए हो, आपको कुछ खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना, जैसे बड़े होटल में दस्तूर होता है। तो सामने से आवाज़ आई कि मैं दाऊद बोल रहा हूँ। मैंने कहा नमस्कार, तो आपको कोई आने में तकलीफ़ तो नहीं हुई? रास्ते में किसी किस्म की कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा नहीं, ठीक ठाक है, सब बड़े आराम से पहुंच गया। बोलते आपको रेडी होने में कितना टाइम लगेगा? अब मैंने तो ये सवाल कभी सोचा नहीं था, ना मैंने ये सोचा था कि मेरे होटल पहुंचते ही दाऊद इब्राहिम का फ़ोन सामने से आएगा। मैंने कहा मुझे तकरीबन आधा घंटा लगेगा थोड़ा ठीक ठाक होने में, क्योंकि जो कपड़े मैं 18-19 घंटे से पहन रखे थे वो चेंज करने थे, बैग वैग खोलना था, सब काफ़ी कुछ पंगे होते हैं। बोले कोई बात नहीं, आधे घंटे में मेरा आदमी आपको पिकअप करने आएगा, आप नीचे लॉबी में आ जाना आधे घंटे के बाद, और फ़ोन पर जाऊँ। अब मैं सोच में पड़ गया कि मैंने अपना कोई फ्लाइट नंबर किसी को नहीं दिया, ना मैंने किसी को बताया दुबई में या कहीं मैं कहाँ रुक रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। वो होटल तो एमिरेट्स एयरलाइंस ने दिया था, उनके खर्चे पे ठहर रहे थे, उसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब साथ में होता है, इंक्लूडेड था। वो स्कीम थी उनकी, प्रमोट कर रहे थे अपनी नई एयरलाइन को। अब मैं सोचने ये लगा कि दाऊद इब्राहिम को कैसे पता चला कि मैं किस होटल के किस कमरा नंबर में हूँ। चलो कमरा नंबर भी छोड़ दो, होटल में आप फ़ोन करते हो तो रिसेप्शन से वो बता देते हैं कि इस नाम का आदमी किस कमरे में ठहरा है। लेकिन पता कर लिया। फिर मैंने अपना वो बैग खोला, दूसरे कपड़े निकाले, चेंज किया, और करते करते मैं साथ के साथ दिमाग में सैकड़ों सवाल चल रहे थे कि जो समय हमें एयरपोर्ट पे लगा, नॉर्मली जो लोगों को लगता है, क्योंकि जो बाकी पैसेंजर आए थे जिनको एयरलाइन की बस ने लेके आना था, वो हमारे होटल पहुंचने के आधा घंटा बाद में आए। मेरा तो वो एक खुदा का बंदा मिल गया था, प्रिंस था, जान पहचान थी, वो मुझे अपने साथ ले आया, जल्दी जल्दी मेरे पेपर तैयार करवा के। 2 पेपर का सेट था, और मैं सोचने लगा कि इस शख्स की, दाऊद इब्राहिम की नेटवर्किंग कमाल की है। मैं खुद अपनी ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशन में नेटवर्किंग के बहुत जोर देता रहा हूँ।
जितने आपके सोर्सेज होंगे, जितने आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, जितनी आपकी जान पहचान होगी, उतना आपके प्रोफेशन में आपको उसका फ़ायदा मिलता है। आपको हैरानी होगी सुन के कि मैं जब मुंबई में रिपोर्टिंग करता था तो मेरे पास तकरीबन 50 के करीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के साथ मेरा कॉन्टैक्ट था, उनके नंबर थे। इसी तरह टैक्सी ड्राइवर्स के साथ मेरा कॉन्टैक्ट था। जिस टैक्सी में एक बार बैठ जाता था उस आदमी से मैं दोस्ती कर लेता था और उसको अपना लैंडलाइन नंबर पहले, बाद में मोबाइल नंबर जब आए वो दे देता था कि आप तो शहर में घूमते रहते हो, कहीं कोई आग लग जाए, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो मुझे प्लीज़, ये मेरे घर का नंबर है, ये मेरे ऑफिस का नंबर है, यहाँ पे फ़ोन करके इतला दे देना, बाकी बात मैं अपने आप निकाल लूँगा। तो ये एक तरीका होता है काम करने का। और एयरपोर्ट मैंने कवर किया है तो मुझे मालूम था कि जो भी पैसेंजर एयरपोर्ट पे आता है उनका एक पैसेंजर मैनिफेस्ट होता है। अब लंदन से एमिरेट्स की कितनी फ़्लाइट आती होगी वो दाऊद इब्राहिम के जो सोर्सेज एयरपोर्ट पे थे उनको मालूम था। वहाँ से हो सकता है मालूम कर लिया हो कि पैसेंजर मैनिफेस्ट देखो, उसमें बलजीत परमार नाम का आदमी किस फ्लाइट से आया। ये सब बातें, और वहाँ से फिर एयरपोर्ट पे उनके सोर्सेज उन्होंने बता दिया कि उनको फलां होटल में कमरा दिया गया है रहने के लिए, 1 रात और आगे का आधा दिन। तो खैर ये सोचते सोचते कब आधा घंटा निकल गया मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन आई वॉज इम्प्रेस्ड। मुझे ये बात कहने में कोई शर्म नहीं है कि दाऊद इब्राहिम के मुझे ढूंढ निकालने में दुबई में जो 1 घंटे के अंदर अंदर सब काम कर लिया वो कमाल था। तो 2 चीज़ें मैंने उस घटना से सीखी, एक रिलेशन, कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्किंग, और दूसरा डायरेक्ट फ़ोन करना। इससे आप आदमी का दिल जीतते हो। करने को अपने उनका कोई सेक्रेटरी तो हो गए, वहाँ पे स्टाफ था, सब था, किसी से भी फ़ोन करवा सकते थे, जरा चेक करो, एक वो मुंबई का पत्रकार आया है, उसको बोलो जरा क्या प्रोग्राम है, उसको लेके आओ। पहले तो मुझे हैरानी इस बात की हुई कि हम इस तरीके से पहली बार मिल रहे थे और वो आदमी मुझे ढूंढ के फ़ोन भी कर रहा है, अपनी गाड़ी भेज रहा है कि आधे घंटे में मेरा आदमी आएगा, आपको लेके आएगा। तो ये एक काम करने का तरीका होता है। एक आदमी के ज़िंदगी में कामयाब होने के पीछे बहुत सी बातें होती हैं, जिनमें से एक आपकी जो शिद्दत होती है, आपका लोगों से डील करने का तरीका होता है, वो बहुत काउंट करता है। आप किसी छोटे आदमी को, गरीब आदमी को, उम्र से छोटे में, आपसे कम पैसे वाले से अगर आप प्यार से, इज्जत से बात करते हो तो उम्र भर के लिए आपका गुलाम हो जाता, आपकी इज्जत करेगा सारी उम्र। पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत काम करती। या आपने सुना होगा कि पहले ज़माने में बड़े बड़ी कंपनीज में, न्यूज़पेपर्स में, कहीं भी ह्यूमन रिसोर्सेज नाम का डिपार्टमेंट नहीं होता था, लेकिन बाद में बना। उसका पर्पज़ यही था, अच्छे लोगों को ढूंढ के अच्छे काम के लिए रखना, अच्छी सैलरी देनी, उनके साथ राब्ता कायम करना, उनको समझना और उनकी समझ के मुताबिक आगे काम बढ़ाना। खैर ये सब बातें सोचते सोचते आधा घंटा कैसे निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं साथ साथ अपना तैयार होता रहा, बैग खोला, ये किया वो किया। उसके बाद अब मैं देखना चाहता था कि ऑफिस में जब पहुंचूंगा तो किस तरीके से मुझे ट्रीट किया जाता। ये सब थिंकिंग, थॉट प्रोसेस जो होती, जिसको हम कहते हैं, कई बार ऐसे होता है आप जानबूझ के कुछ सोच नहीं रहे होते, लेकिन आपके दिमाग में ये बातें
चलती रहती हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करता रहता है। मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ, लॉजिक का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सब स्टडी भी किया है और अपने उस्तादों से सीखा भी है कि कैसे आपका माइंड प्रोसेस काम करता है। खैर, मैं आधे घंटे के बाद घड़ी देखता रहा। बहुत बार घड़ी देखी मैंने। मुझे हर 5 मिनट के बाद लगता था कि आधा घंटा हो गया, लेकिन तभी फिर फोन की घंटी बजती है, जो नीचे रिसेप्शन से थी। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बोला कि somebody is waiting for you in the lobby, please. थैंक यू वेरी मच। मैं नीचे चला गया और मुझे लॉबी जो मेरा हुलिया पहले बता के भेजा हुआ था, और मैं बहुत हैरान, जब मेरे नीचे उतरते ही जब मैं लिफ्ट से नीचे लॉबी में आया तो एक शख्स जो थोड़ा सा ऑन द ब्लैक साइड ऑफ कलर, थोड़ा काला रंग, ज़्यादा काला नहीं और व्हीटिश भी नहीं, थोड़ा सा अदर साइड ऑफ ब्लैक और लाल आंखें, वो आया, मुझे नमस्कार किया और बोला आइए, मुझे भाई ने भेजा है, आपको लेने आया हूँ। तो हम कुछ बहुत बड़ी लॉबी नहीं थी, छोटा, मतलब होटल बड़ा था लेकिन लॉबी छोटी थी। तो वहाँ से बाहर निकले तो गेट के बाहर ही, लॉबी से बाहर निकलते जो पार्किंग होती है, गेस्ट पार्किंग, उसमें एक मैरून कलर की मर्सिडीज गाड़ी, उसने पीछे का दरवाज़ा खोला और मुझे बैठने के लिए कहा। मैंने कहा नहीं, मैं आगे वाली सीट पे बैठना प्रेफर करता हूँ। मुंबई में भी मैं कभी अपनी गाड़ी में भी पीछे नहीं बैठा। आगे बैठ के जो आपको नज़ारा मिलता है, सड़कें, बिल्डिंग्स, इमारतें, साइन बोर्ड पढ़ना, ये करना, वो व्यू जो होता है आपको फ्रंट सीट से ही मिलता है। और साथ ही साथ आप गाड़ी चलाने वाले से भी बात कर सकते हो, आपका राब्ता बनता है, कुछ एक नए रिश्ते बन जाते हैं। क्या, तो मैं आगे गाड़ी में, उसने आगे बैठा दिया। गाड़ी में बैठ के उस आदमी ने सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट लगाई। सीट बेल्ट लगाने के बाद उसने दोनों सीट, आगे वाली सीट के सेंटर में एक बड़ा बॉक्स सब पड़ा था, उसमें से उसने एक बड़ा हैवी सेट निकाला। तभी वायरलेस फ़ोन हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे। पता नहीं कि जीपीएस से चलते थे, कैसे चलते थे पता नहीं, उनको वायरलेस फ़ोन कहा जाता। उसने उससे नंबर डायल किया और आगे से आवाज़ क्या आई वो तो मुझे मालूम नहीं, उसने कान से फ़ोन लगाया हुआ था। सिर्फ इतना कहा कि भाई हम 18 मिनट में पहुंच रहे हैं। अब मैंने अपनी, उसने 18 मिनट कहा तो मेरा सबकॉन्शियसली मेरी निगाह मेरी गाड़ी पे गई। मैंने कहा यार कमाल है, ये आदमी कैसे बोल सकता है कि 18 मिनट में पहुंच रहे हैं। रास्ते में ट्रैफिक भी मिल सकता है, कहीं रेड सिग्नल होगा, कहीं कुछ और कुछ भी हो सकता है, और इतना प्रिसाइज कैसे हो सकता है। तो मैंने अपनी घड़ी का टाइम देखा और एक मेंटल नोट उसका ले लिया और वो हम होटल से निकले। रास्ते में एक टनल नुमा की चीज़ आई, एक पूरा दुबई का, ये आज जैसा दुबई नहीं था, बहुत खाली एरिया भी था, छोटे छोटे घर भी थे। खैर करते करते हम लोग पर्ल सेंटर बिल्डिंग पहुंच गए। मैंने घड़ी देखी तो 15 मिनट हुए थे। मैंने कहा ये आदमी 18 मिनट बोल रहा था, इसने तो 15 मिनट में पहुंचा दिया। तो जो बिल्डिंग थी पर्ल सेंटर, वो पता नहीं टोटल फ्लोर कितने थे, लेकिन जो ऑफिस था उसमें जाने के लिए लिफ्ट में जाना पड़ता था। तो जैसे ही हम पर्ल सेंटर में एंटर किए तो उसकी जो लॉबी बिल्डिंग की थी, उसमें एक नीचे लेफ्ट साइड में बैंक था, कोई दुबई का कोई बैंक उनका,
और उसके बाहर AK-47 लेके 2 लोग पहरा दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हमने तो सुना था कि दुबई में चोरी चकारी नहीं होती, लेकिन ये 2 बंदूकधारी बैंक की सुरक्षा क्यों कर रहे हैं? साथ में कुछ और दुकानें वगैरह भी थी नीचे कुछ। तो खैर हम लिफ्ट में गए तो उस आदमी ने 13 नंबर का बटन दबाया। और अब लिफ्ट में जाने में कितना समय लगता है? आधा मिनट, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि यूरोप में 13 नंबर को बहुत अनलक्की समझते हैं। वहाँ पे कोई 13 नंबर का घर नहीं होता, हाई राइज बिल्डिंग बनती है उसमें 13 नंबर का फ्लोर नहीं होता। और हमारे चंडीगढ़ में जहाँ आजकल मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे 13 नंबर सेक्टर भी नहीं है। 12 सेक्टर में PGI हॉस्पिटल है और उसके साथ 14 सेक्टर सीधा पंजाब यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पढ़ा। 13 सेक्टर नहीं है। तो सोच रहा था मैं कि ये 13 नंबर कोई अंग्रेज लोग का लक्की मांगते हैं, तो ये दाऊद इब्राहिम को 13 नंबर क्यों अच्छा लगा। खैर 13 नंबर आ गया, दरवाज़ा खुला, लिफ्ट से निकले तो कॉर्नर वाला जो ऑफिस था बड़ा गलियारा, दोनों तरफ ऑफिस उसके, लेकिन जो कॉर्नर वाला ऑफिस था वो डबल किस्म का ऑफिस था, दोनों पूरा फ्लोर एक साइड का। तो दरवाज़ा खुला, वो ड्राइवर ने मुझे अपना नाम बताया था उसने, लेकिन मैं भूल गया नाम उसका, याद नहीं रहा। बहुत सालों के बाद अभी 6-7 महीने पहले मैंने एक एपिसोड में उस ड्राइवर का जिक्र किया, तो मेरे कमेंट बॉक्स में एपिसोड के एक लड़के ने मैसेज दिया कि वो मेरे फादर थे, मेरे अब्बा थे। मैं उनका बेटा हूँ और आजकल लंदन रहता हूँ। अब देखिए, दाऊद इब्राहिम का ड्राइवर, उसका बेटा लंदन में पढ़ा और लंदन में नौकरी कर रहा है। डेफिनेटली दाऊद ने मदद की होगी। ये ड्राइवर की इतनी आमदन तो होती नहीं कि वो लंदन में बच्चे को पढ़ाए। दाऊद का अपना बेटा भी लंदन में पढ़ा है, तो शायद उसके साथ ही ड्राइवर के बेटे को भी भेज दिया होगा। लेकिन मैंने ये बात कभी पूछी नहीं, सोचा भी नहीं था। ये तो अभी 5-6 महीने पहले उस लड़के का मैसेज आता है। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला ऑफिस का, तो अंदर स्क्वायरिश किस्म का ऑफिस था, चौरस जिसको हम कहते हैं। दरवाजे के राइट साइड में शायद एक वॉशरूम वगैरह, उसके साथ पेंट्री जहाँ चाय वाय खाना वाने का बंदोबस्त करते होंगे, और उसके साथ दीवार के साथ लग के 2-3 कैबिन्स बनी हुई थी जिसमें कुछ लोग बैठे थे अंदर। और इसी तरह लेफ्ट साइड में 3 कैबिन थी, शायद 2 थी, शायद मुझे याद नहीं। उनका किस्सा भी आगे आपको सुनाऊंगा जब छोटा राजन की बात चलेगी। और बीच में पूरा स्क्वायर खाली, उसमें लोगों के बैठने के लिए सोफे और कुर्सियां रखी हुई थी। और वो जो पीछे वाली लंबी कैबिन, उनमें से लेफ्ट साइड वाली जो सबसे बड़ी कैबिन थी, आधे फ्लोर के साइज की, वो दाऊद इब्राहिम का ऑफिस था। तो उसके बाहर और राइट वाली कैबिन के सेंटर में एक टेबल था जहाँ पे एक शख्स, 3-4 टेलीफोन उसके आगे पड़े हैं, और वहाँ वो एक ही टेबल पे एक आदमी बैठा काम कर रहा था। बाद में पता चला कि वो उनका टेलीफोन ऑपरेटर, सब भाइयों का PA अब्दुल्ला नाम का आदमी था। बहुत बाद में तो बहुत बातें हुई उससे। वो तो आवाज़ पहचान लेता था, नाम भी नहीं बताना पड़ता था, इतना ट्रेंड था। तो अब्दुल्ला उठा और उसने ना मुझे कुछ पूछा, ना
उस ड्राइवर को कुछ पूछा, वो तो समझ गया कि हमारे ड्राइवर के साथ आया है तो कोई होगा जिसको बुलाया गया है या जिसको लाया गया है। उसने दाऊद इब्राहिम की कैबिन का दरवाज़ा खोल दिया और इशारे में कुछ कहा, बोला कुछ नहीं, और मुझे अंदर भेज दिया। दरवाजे से एंटर करते लेफ्ट साइड में दीवार के साथ एक बड़ा टेबल, उसके पीछे कांच, जहाँ से पूरा नज़ारा आधी दुबई का नजर आता था उस साइड का। बड़ा टेबल और उसके साथ बड़ी कुर्सी पे दाऊद इब्राहिम विराजमान, और उस लेफ्ट साइड में एक टेबल छोटा सा बना हुआ था, रैक, जिस पे छोटे छोटे चीज़ें जो डेकोरेटिव होती हैं वो रखी हुई थी। और टेबल के लेफ्ट साइड में दीवार के साथ एक वो जो अरब ढाओ किस्म की किश्तियाँ होती हैं जो रस्सी से उनके पंख फैलते हैं, घुमाते हैं। पुराने ज़माने में जो आपने कोई सी पायरेट्स की फिल्में देखी हो हॉलीवुड की, उसमें जो जिस किस्म की बोट्स होती थी उस ज़माने की, उस किस्म का एक मॉडल वो टेबल पे रखा हुआ था। बाकी लेफ्ट साइड के वहाँ टेलीफोन वगैरह एक तो पड़े, दो कुर्सियाँ दाऊद इब्राहिम के टेबल के सामने, और पीछे एक सोफा, लंबा सोफा रखा हुआ था, उसके आगे एक टेबल। ये ऑफिस था। और मैं जैसे अंदर जाता हूँ, नमस्कार नमस्कार होती है और दाऊद इब्राहिम मुझे कुर्सी पे बैठने के लिए बोलता। और मैं जो पहली कुर्सी थी उस पर बैठता हूँ, जो दीवार के साथ कुर्सी थी वहाँ नहीं बैठता, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए कि जो पहली कुर्सी थी उससे दाऊद इब्राहिम के पीछे जो बड़ा कांच लगा हुआ था, खिड़की का, मिरर नहीं, ग्लास, पीछे नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़र आता था, तो मुझे वो अच्छा लगा, मैं बैठ गया। तो फिर वही बातें कि कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में, कि नहीं, बहुत अच्छा लगा। अब आप ये सोचते होंगे, जैसे अक्सर लोग, मुझे बहुत लोग पूछते हैं जब कोई बात चलती, आपको डर नहीं लगा कि आप दाऊद इब्राहिम के ऑफिस में अकेले चले गए, उनका आदमी लेने आया, आपको कैसे लगा? फॉर मी इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि जिन लोगों के सोर्सेस से मैं वहाँ पहुँचा था, उसके बाद डर लगने का कोई मतलब नहीं। और वैसे भी मैं 2 बार पहले दाऊद इब्राहिम को देख चुका था, नागपाड़ा में, डोंगरी में, और बहुत से लोग को मैं मिल चुका था। लड़ी वरदराजन मुरलियार की लंबी चौड़ी बातचीत करके आर्टिकल भी लगा दिया था। करीम लाला को मिल चुका था, समद खान को मिल चुका था, सब लोगों को मिल चुका था। तो वो डर वाली कोई बात नहीं थी, एक उत्सुकता थी, क्यूरोसिटी थी कि बात होगी तो क्या होगी। कोई एजेंडा तो था नहीं, मेरे पास कुछ सवाल नहीं थे, मैं कोई इंटरव्यू तो करने गया नहीं था, तो सिर्फ बातें करनी थी, जिसको पंजाबी में गपशप कह देते हैं। एक कर्टसी विजिट था। लेकिन दाऊद इब्राहिम के पास एजेंडा था, और जब बातचीत शुरू हुई, सबसे पहला जो सवाल दाऊद इब्राहिम ने पूछा वो ये था कि दयाशंकर साहब से मुलाकात होती रहती है, साहब कैसे हैं? मैंने कहा मेरे लंदन जाने के कुछ दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई, मिले भी थे हम, तो ठीक हैं साहब, अच्छे हैं, यहाँ बहुत अच्छे हैं। और
दाऊद थोड़ा मुस्कुराने लगा कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, दया शंकर साहब जैसे, वो हमेशा अच्छे ही रहते हैं। तो मेरा जो एक हल्का सा एक जो वहम था कि मेरे बारे में दाऊद इब्राहिम कुछ जानता है कि नहीं जानता, तो मुझे एहसास हुआ कि उसने अपना पेपर वर्क, बैकग्राउंड चेक बराबर करके रखा था। ये दूसरा गुण दाऊद इब्राहिम का मैंने देखा। कॉरपोरेट वर्ल्ड में आप जब किसी से मीटिंग करते हो तो उसकी पूरी बैकग्राउंड पहले से आपके टेबल पे पड़ी होती है, आप किस आदमियों को मिल रहे हैं। तो दाऊद इब्राहिम को मालूम था कि मैं दया शंकर साहब, जो कस्टम के बहुत बड़े अफसर थे, बहुत नाम कमाया, ईमानदारी की कस्में खाते थे उनके लोग उनके नाम से। अगर किसी स्मगलर को या किसी आदमी को कस्टम ने गलत आदमी को पकड़ लिया, वो आदमी कहता था भगवान कसम मैंने ये काम नहीं किया, तो उसको 4 डंडे और पड़ते थे, तो भगवान की कसम झूठी खा रहा। अगर किसी ने कह दिया कि दया शंकर साहब की कसम, तो उसको छोड़ देते। तो ये दया शंकर साहब मेरे परम मित्र, फैमिली फ्रेंड, घर में आना जाना। तो जब दया शंकर का नाम निकला तो मुझे जो थोड़ी बहुत ही कुछ आशंका थी या कुछ वेवरिंग थी, या एक जिसको कहते हैं कि आप सोचते हो कि मेरे बारे में ये आदमी क्या सोचता होगा, वो दूर हो गई। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने बिल्कुल मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं प्रदेश में एक बहुत बड़े गैंगस्टर के सामने बैठा हूं। उसकी बॉडी लैंग्वेज, बातचीत करने का तरीका, आओ भक्त का सलीका बिल्कुल नॉर्मल आदमी है। अगर दाऊद इब्राहिम गैंगस्टर नहीं होता, वैसे उसको मिला जाए जिस आदमी ने उसका नाम नहीं सुना, जो उसकी बैकग्राउंड नहीं जानता, आप आइसलैंड से या ग्रीनलैंड से किसी को आदमी को ले जाओ, वो मानेगा ही नहीं कि ये आदमी गैंगस्टर हो सकता। तो ये एक कैरेक्टर जो आदमी का होता है, एक हर आदमी के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। मैं बहुत से गैंगस्टर्स को मिला हूं जिंदगी में, कोई ऐसा बड़ा गैंगस्टर नहीं होगा जिसको नहीं जानता। एक दो को छोड़ के बाकी लोग कभी गैंगस्टरों वाली बात करते ही नहीं। उनको मिलके आपको लगता ही नहीं कि ये आदमी इतना बड़ा इसका क्राइम रिकॉर्ड है। लेकिन हर गैंगस्टर के पास अपनी बात रखने का तरीका होता है। कोई कहता है मैं तो बदला लेता हूँ, कोई कहता है मेरे साथ बेइंसाफी हो गई, मुझे पुलिस ने गैंगस्टर बना दिया, मुझे पॉलिटिशियन ने बना दिया, मुझे समाज ने बना दिया। इस किस्म की बातें बहुत लोग करते हैं। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने ऐसी कोई बात नहीं की, ना मैंने पूछा ना उसने कुछ बताया। और तीसरी बात जो मुझे अच्छी लगी, दाऊद इब्राहिम ने बड़े तरीके से ऐसा से पूछा कि आपकी उम्र कितनी हो गई होगी, तो मैंने बता दिया। उसने कहा मेरे से 6 साल बड़े हो। तो वो एकदम वो लहजा बात करने का और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो गया कि मैं उम्र में बड़ा। और ये बात मुझे और भी एक शख्स ने कही थी इसी सीरीज में, वो किस्सा भी आपको सुनाऊंगा। तो ये बातें हो रही, तो इतने में एक शख्स 2 कप चाय लेके आता है, ब्लैक टी, लेमन टी, कावा जिसको बोलते हैं, उसमें दूध नहीं और
कप बहुत छोटे साइज के थे, जिसमें मेरे हिसाब से 4 या 5 घूंट आते होंगे चाय के, लेकिन हैंडल वाले गिलास थे, बहुत बढ़िया, देखने में बड़े खूबसूरत लगते थे। वो कांच का कप देख के ही चाय पीने को दिल करता था। तो मैंने वो भी नोट किया कि दाऊद इब्राहिम को किस चीज़ में खाने पीने का शौक है, वो चीज़ भी देखने में अच्छी लगनी चाहिए। मैं बहुत कुछ बड़े लोगों के ऑफिस में गया हूँ, जहाँ पे पानी का गिलास लेके आते थे तो स्टील के गिलास में, करोड़ोंपति आदमी। चाय आती थी तो एक घटिया सा कप, हालांकि कप का कोई लेना देना नहीं है, टेस्ट तो चाय में होता है, लेकिन एक टेस्ट की बात होती है, आपकी पसंद की बात होती है। तो हमने वो चाय पी, मुझे अच्छी लगी, क्योंकि जैसे मैं एयरपोर्ट से उतरने के बाद जहाज़ में जो कुछ खाया पिया था, उसके बाद मैंने कोई नाश्ता नहीं किया, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तैयारी में निकल गया था मैं। तो थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, तो चाय से पूरी की। वो पीने के बाद हल्की हल्की बातें शुरू होती रही चाय के साथ। तो पंजाब में कहाँ से हो आप, वो मैंने बताया। उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए, पंजाबी लोगों के, हमारे यहाँ दुबई में रहते हैं, जानते हैं आप, फिर कभी आओगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे। मतलब ही मेड मी टोटली एट ईज, जो बहुत कम होता है। नॉर्मली आप किसी आदमी, बड़ा आदमी, उस जमाने में तो दाऊद बड़ा आदमी था, हर पॉलिटिशियन की इच्छा थी उसको मिलने की, हर पत्रकार उसकी इंटरव्यू करना चाहता था, हर पत्रकार उससे बातचीत करनी चाहता था, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मौका मिला आमने सामने बैठ के। जिनको मिला उनको एक बार या 2 बार मिला। मुझे भी नहीं पता था कि मैं कितनी बार मिलूंगा। वो 15-20 मिनट में 2 बार हमने वो चाय कावा पी लिया। पहला पिया, अच्छा लगा, थोड़े मिनट के बाद मैंने खुद ही बोल दिया कि ये चाय एक और मंगवाओ, बहुत मज़ा आ रहा है, टेस्टी लगी। तो उन्होंने साथ में सब्ज गया, बिस्कुट वगैरह भी मंगवा लिए, वो भी खा लिए। तो करते करते अचानक कमरे में एक शख्स की एंट्री होती, और वो शख्स मेरे राइट साइड में जो खाली कुर्सी थी वहां आके बैठ जाता। मैंने हल्का सा जब वो दरवाजे से अंदर आया तो देखा, मुझे लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता हूं, और मैं जानता भी नहीं था, लेकिन शख्स मेरे साथ आके बैठ गया। उसको फिर दाऊद ने पूछा कि आप चाय पियोगे? उसने कहा हाँ। मुझे पूछा फिर आपके लिए 1 कप और मंगवाऊं? नहीं, बहुत बढ़िया। तीसरी बार चाय आ गई, तो हम तीनों लोगों ने वो चाय पी, और उसके बाद शुरू हुई असली बातचीत। कौन था वो शख्स जो मेरे साथ आके बैठा था? दाऊद इब्राहिम ने जब तक हम चाय आई, चाय पी, ना तो मुझे बताया को आदमी कौन है, ना उसको बताया कि मैं कौन हूं। और फिर अगली बात शुरू होती, वो आपको कल सुनाएंगे। कौन था वो आदमी और क्या सवाल जवाब हुए, और उसके बाद दाऊद ने जो मेरे बारे में कमेंट किया, ये सब बातें आपको कल के एपिसोड में सुनाएंगे। तो देखते रहिए ये एपिसोड।
उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है कल वाला, अभी सुनाऊंगा तो 1 घंटे से ज़्यादा समय लग जाएगा। आधा घंटा तो अभी हो गया, आधा घंटा उसको लगेगा, 1 घंटा लंबा एपिसोड आप देखोगे नहीं, मुझे मालूम है, आप बिजी रहते हो। बहुत बड़ा आदमी, और मेरे उस आदमी के साथ वो पहली और आखिरी मुलाकात थी। मैंने उस आदमी के साथ कभी फोन पे भी बात नहीं किया उसके बाद, इतना अच्छी तरह मिलने के बाद भी। कौन था वो शख्स, क्या कहानी थी, और वो जिस बात की मैं बात कर रहा था कि दाऊद इब्राहिम मुझे ऑफिस में बुला के उस आदमी से आमने सामने क्यों करवाना चाहता था, ये कहानी इंतज़ार कीजिए कल तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।